Good morning, sir. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Harsh Kumar Verma. Currently, I am pursuing BTech second year from Guru Jambheshwar University of Science and Technology, Hisar, Haryana. Basically, I am from Uttar Pradesh, UP. I belong to a nuclear family. My strengths are I am self-motivated, hardworking, and disciplined person. My short-term goal is to get a job in any reputed company. My short-term goal is my long-term goal is to achieve a good person. Where can I build up my career and also I can do my all dreams. Where can I see it from 20 long years. My hobbies are to playing cricket, uh, reading books, listening music, and also playing chess, etc. That's all about me. Thank you. And today my topic is destructor. Then first we talk about what is destructor. Destructor in C++ basically called when the object will get destroy and release the memory from the system. डिस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब कोई ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। अब जैसे कौन सी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय है, जैसे मान लीजिए कि कोई कंस्ट्रक्टर है, वो कोई ऑब्जेक्ट को के लिए मेमोरी एलोकेट किया है। अब उसको उस मेमोरी को रिमूव करना है, जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो उसके लिए हम लोग को डिस्ट्रक्टर का यूज होता है। डिस्ट्रक्टर की हेल्प लेनी पड़ती है, डिस्ट्रक्टर की हेल्प लेनी पड़ती है। देन when an exception is thrown, जब कोई एक्सेप्शन, अब एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन इज जस्ट लाइक एन एरर। अब एरर तो तीन प्रकार के होते हैं। सब पहला प्रकार क्या आता है, सिंटैक्स एरर वो होता है जब हम लोग कोई प्रोग्राम लिखते हैं, उसमें हम लोग को जब कोई सेमीकोलन में या जब कोई सिंटैक्स में, जैसे प्रोग्राम में हम लोग कोई जैसे इंटीजर टाइप का हमने डेटा टाइप ले लिया, उसके बाद हम लोग ने वहां पे रिटर्न 0 नहीं लगाया, तो ये सब सिंटैक्स एरर में आते हैं। उसके बाद सिंटैक्स एरर के बाद हम लोग का सेकंड टाइप होता है वो लॉजिकल एरर क्या होती है, लॉजिकल एरर। अब लॉजिकल एरर क्या होती है, लॉजिकल एरर वो एरर होती है जब हम लोग कोई फॉर्मूला में या जब कोई लॉजिक में हम लोग मिस्टेक करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एरिया ऑफ द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर 3.14 r इंटू आर। अगर हम लोग ने यही 3 बार r लिख दिया तो वो लॉजिकल एरर हो गया, 4 बार r लिख दिया लॉजिकल एरर हो गया। अगर हम लोग ने 2 बार 3.14 इंटू 2 बार r लिख दिया तो उसमें कोई एरर शो नहीं करेगा। उसके बाद जो थर्ड टाइप की एरर होती है वो होती है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या होती है, रन टाइम एरर उस समय एग्जीक्यूट होती है जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। रन टाइम एरर ऑकर व्हेन द प्रोग्राम विल गेट एग्जीक्यूट, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ये कंपाइलेशन टाइम एरर भी इसको कहते हैं। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, कंपाइल होता है, तब जब एरर आती है उसको हम लोग रन टाइम एरर बोलते हैं। और इसी रन टाइम एरर को ही हम लोग एक्सेप्शन भी बोलते हैं। तो जब भी कोई भी एरर या एक्सेप्शन थ्रोन इन द क्लास, मतलब थ्रोन किया जाता है इन द क्लास में, देन द डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली। तो जो डिस्ट्रक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाता है बिफोर द कैच ब्लॉक विल गेट एग्जीक्यूट। कैच ब्लॉक के एग्जीक्यूट होने से पहले ही जब भी कोई एक्सेप्शन कॉल होता है या जब भी कोई एक्सेप्शन थ्रो होता है क्लास में, तो बिना कैच ब्लॉक के एग्जीक्यूट होने से पहले ही डिस्ट्रक्टर का जो ब्लॉक होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अब हम लोग कोई एग्जांपल से समझेंगे कि डिस्ट्रक्टर ब्लॉक पहले कैसे कैच ब्लॉक से एग्जीक्यूट होता है। देन जो हम लोग का एग्जांपल है वो क्या है, प्रोग्राम टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रक्टर। सो हम लोग ने हेडर फाइल इंक्लूड किया, इंक्लूड iostream.h, ओ सॉरी यहाँ पे .h लिखना भूल गया, इंक्लूड iostream.h, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस std क्लास टेस्ट पब्लिक। अब हम लोग ने क्लास पब्लिक नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया क्लास, उसके बाद पब्लिकली उसको किया क्लास में। उसके बाद ये
ये टेस्ट एक हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया, ये कंस्ट्रक्टर की साइन होती है। हमने डिक्लेयर किया देन सी आउट कंस्ट्रक्टिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए टेस्ट एंडल। उसके बाद ये इसको बोलते हैं टिल्ड ऑपरेटर। एंड जब भी जहां भी ये टिल्ड ऑपरेटर लगे आप समझ जाइए कि डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा या डिस्ट्रक्टर फंक्शन लगा हुआ है, डिस्ट्रक्टर डिक्लेयर हुआ है। देन हम लोग ने इंट मेन आ गए, देन ट्राई आ गए। ट्राई के बाद एक हम लोग ने ट्राई वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके बाद हम लोग ने टेस्ट T1 का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया यहाँ पर। उसके बाद हम लोग ने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया T1 का, उसके बाद हम लोग ने टेस्ट थ्रो 10। अब हम लोग ने टेस्ट थ्रो 10 कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने जो ये थ्रो किया था उसको कैच में कैच किया, उसके बाद ये सी आउट कैच इंडेल। अब हम लोग का जो आउटपुट पहला आउटपुट क्या आएगा, कंस्ट्रक्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसके जब हम लोग ने ये किया T1, तो T1 को जब हम लोग किया तो कंस्ट्रक्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या हुआ, टेस्ट थ्रो 10। तो हम लोग का आउटपुट क्या आना चाहिए, उसके बाद आना चाहिए कॉट 10 किया तो कॉट 10 आना चाहिए। लेकिन जब भी लेकिन क्या पढ़ा था हम लोग ने अभी पहले, हम लोग ने पहले ये पढ़ा था कि जो आपका डिस्ट्रक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है कैच ब्लॉक से पहले। तो कैच ब्लॉक से पहले जब भी कॉल होता है तो हम लोग का पहले क्या होगा, पहले ये होगा डिस्ट्रक्टिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए टेस्ट। देन बाद में हम लोग का क्या आएगा, कॉट 10। देन जो कंक्लूजन ऑफ द प्रोग्राम में हम लोग क्या निकला, व्हेन एन एक्सेप्शन इज थ्रो डिस्ट्रक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट when an exception is thrown, destructor of an object is automatically called before the catch block get execute। कैच ब्लॉक के एग्जीक्यूट होने से पहले ही ऑटोमेटिकली जो डिस्ट्रक्टर का ब्लॉक है वो कॉल हो जाता है एंड वो उसका आउटपुट हो जाता है, वो डिस्प्ले होता है। डेट इज वाई द अबव प्रोग्राम प्रिंट डिस्ट्रक्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिफोर कॉस 10। मैंने बता चुका है पहले से, कॉस 10 पहले होने से पहले ही डिस्ट्रक्टिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए टेस्ट। देन अब हम लोग समझेंगे एक्सेप्शन क्या होता है। एक्सेप्शन तो मैंने पहले भी बता चुका है एक्सेप्शन, व्हाट इज एक्सेप्शन। अब हम लोग समझेंगे एक्सेप्शन क्या होती है। एक्सेप्शन तो मैंने पहले ही बता चुका है कि एक्सेप्शन क्या होता है। एक्सेप्शन जस्ट लाइक एरर, एक एरर होता है और वो एरर क्या किस टाइप का होता है, रन टाइम एरर होता है। अब देखिए, एन एक्सेप्शन इज ए प्रॉब्लम दैट अराइज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। जब भी प्रोग्राम बोला ना मैंने, जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तब जब एरर आती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन या रन टाइम एरर। A C++ exception is response to an exceptional circumstance that arise while a program is running, such as attempt to divide by 0। अब देखिए, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, डिवाइड बाय 0 का मतलब क्या है, जब भी प्रोग्राम रन होता है तो जब रन टाइम एरर आता है तो रन टाइम एरर सपोज आपने माना या मैंने मान लिया a बराबर 10 है, या उसको रहने दीजिए, आपने कोई प्रोग्राम लिखी उसमें a की वैल्यू और b की वैल्यू कोई भी मान लीजिए, दो वेरिएबल a या b वेरिएबल मैंने अपने मन से ले लिया, a और b की वैल्यू कोई वैल्यू सेम है और उसमें जो आपकी ऑपरेशन है वो क्या है, a माइनस बी है, a माइनस बी। तो जब इन दोनों की वैल्यू सेम है तो जब a माइनस बी करेंगे तो 0 आएगा। एंड देन अगेन कैलकुलेशन में आपका क्या है कि मान लीजिए कोई भी वेरिएबल x है या फिर आपका a है और वो डिवाइड हो रहा है आपका a माइनस बी से, तो a की वैल्यू मान लीजिए हम लोग ने माना था कि 10 है एंड b की वैल्यू मान लीजिए हम लोग की 10 है। तो जब ये a माइनस बी डिवाइड किया तो 0, लेकिन जब 0 यहाँ पे आ गया नीचे और a की वैल्यू 10 है तो 10 बाई 0, तो 10 बाई 0 दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अनडिफाइंड। तो जब ये अनडिफाइंड होगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं रन टाइम एरर। ये एरर तब आता है, ये ना तो सिंटैक्स एरर है ना तो लॉजिकल एरर है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, लेकिन ये रन टाइम एरर होती है। ठीक है, तो ये हो गया। एंड देन ये क्या होता है, एक्सेप्शनल्स प्रोवाइड्स ए वे टू ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम टू अनदर विद द हेल्प ऑफ ट्राई कीवर्ड से हम लोग, जैसे मान लीजिए कोई जहां पे एक्सेप्शन आया उसको ट्राई को हम लोग थ्रो करते हैं और कैच क्या करता है, उसको कैच करता है, तो वो एक्सेप्शन को कैच करता है। ठीक है, अब इस एक्सेप्शन को हैंडल कैसे कर सकते हैं, ये 3 कीवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। ये 3 कीवर्ड है, ट्राई, कैच और थ्रो। यही 3 कीवर्ड है, ट्राई, कैच और थ्रो। ये 3 कीवर्ड की वजह से हम लोग
उस एक्सेप्शन को हैंडल कर। देखिए ये ट्राई कीवर्ड क्या करता है, देखिए जब भी हम लोग का जब भी एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात आएगी, तो जब भी एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है तो केवल दो ब्लॉक होती है। दो ब्लॉक कौन कौन सी, एक ट्राई कीवर्ड होती, ट्राई ब्लॉक होती है एंड कैच ब्लॉक होती है। तो एक माध्यम होता है, एक मैकेनिज्म होता है जो ट्राई की हेल्प करता है। ट्राई क्या करता है, ट्राई क्या करता है, ट्राई आपका जो भी एक्सेप्शन है उसको डिटेक्ट करता है एंड डिटेक्ट करने के बाद उसको थ्रो करता है विद द हेल्प ऑफ द थ्रो कीवर्ड। एंड कैच क्या करता है, जो भी थ्रो किया हुआ ट्राई से एक्सेप्शन उसको कैच करता है एंड देन उसको हैंडल करता है, रिजॉल्व करता है, सॉल्व करता है, इट जैसे भी आप कर लीजिए। देन अब हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, एक एक चीज को समझेंगे। ट्राई कीवर्ड क्या है, कैच कीवर्ड क्या है एंड थ्रो कीवर्ड क्या है। तो ट्राई कीवर्ड इज आइडेंटिफाई ए ब्लॉक ऑफ ए कोड फॉर विच ए पार्टिकुलर एक्सेप्शन विल बी एक्टिवेटेड। ये आइडेंटिफाई करता है कि किस ब्लॉक ऑफ द कोड में आपकी एक्सेप्शन है, गलती है, उसको तुरंत एक्टिवेट कर देता है। एंड इट फॉलो बाय वन और मोर कैच ब्लॉक। जो ट्राई है वो एक से या एक से अधिक कैच ब्लॉक को हैंडल कर सकता है, फॉलो कर सकता है। देन उसके बाद फिर थ्रो होता है। तो थ्रो कीवर्ड क्या होता है, ए प्रोग्राम थ्रो एन एक्सेप्शन व्हेन ए प्रॉब्लम सॉल्व शो अप, दिस इज डन यूजिंग ए थ्रो कीवर्ड। ए प्रोग्राम थ्रो एंड कीवर्ड, ए प्रोग्राम तभी थ्रो करता है जब कोई प्रॉब्लम शो अप होता है एट द टाइम ऑफ रन टाइम एरर, तभी वो को शो करता है। एक प्रोग्राम जो है वो एक्सेप्शन व्हेन ए प्रॉब्लम इज शो अप, ए प्रोग्राम थ्रो एन एक्सेप्शन, एक प्रोग्राम जो है वो एक्सेप्शन को तभी थ्रो करता है जब उसमें कोई प्रॉब्लम शो अप आती है, यानी प्रॉब्लम दिखाई देती है। एक कैच, अब ये कैच क्या करता है, ए प्रोग्राम कैच एन एक्सेप्शन विथ एन एक्सेप्शन हैंडलर एट द प्लेस इन द प्रोग्राम यू वांट टू हैंडल द प्रॉब्लम, द कैच कीवर्ड आर। बताया ना मैंने, कैच कीवर्ड क्या करता है, कैच कीवर्ड करता क्या है कि ये जो उसको हैंडल करता है, जो थ्रो किया हुआ एक्सेप्शन है उसको हैंडल करेगा एंड उसका बेस्ट वे निकालेगा, देन उसको कैच करता है एंड देन उसको हैंडल करता है। एंड इसका जो कीवर्ड होता है वो कैच होता है। देन अब हम लोग स्टेप समझेंगे कि जो स्टेप्स होते हैं एक्सेप्शन हैंडल के, वो किस तरह से स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो प्रॉब्लम को फाइंड करना, भैया प्रॉब्लम है कहाँ, प्रॉब्लम किस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में है, कहाँ पर प्रॉब्लम है, उसको पहले फाइंड करता है। उसके बाद इन्फॉर्म डेट एन एरर हैज ऑकर, फिर उसको इन्फॉर्म करता है कि इधर एरर है एंड देन उसको थ्रो कर देता है। रिसीव द एरर इंफॉर्मेशन, तो जो रिसीव होता है मतलब जो थ्रो किया हुआ एक्सेप्शन है उसको रिसीव करता है कैच, एंड उसको रिसीव करता है कैच। उसके बाद टेक द करेक्टिव एक्शन एंड देन उसको करेक्ट करता है, करेक्टिव एक्शन, एंड देन उसको हैंडल करता है उस एक्सेप्शन को। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जांपल से एक्सेप्शन हैंडलिंग के समझेंगे। जैसे मान लीजिए इंक्लूड, हम लोग ने यहाँ पे एक हेडर फाइल दे दिया और फिर इंट मेन कर दिया, इंट मेन कर दिया, मेन में आ गए हम लोग एक वेरिएबल का डाल दिया इंट का, फिर बी का इंटीजर, फिर एक्स, फिर सी आउट कर दिया, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी की वैल्यू इंटर करिए, देन सी इन ए एंड बी एंड देन एक्स बराबर ए माइनस बी, देन ट्राई, ट्राई एक कीवर्ड है जो कि आपने बताया, मैंने बताया था। फिर इफ यहाँ पे कंडीशन चेक की एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, देन सी आउट रिजल्ट ए बाई एक्स इक्वल टू ए बाई एक्स इक्वल टू एन। देन यहाँ पे मैंने क्या किया, फिर एल्स किया, थ्रो किया, कैच किया, फिर उसके बाद एक्सेप्शन कॉट एक्स, फिर एंड रिटर्न 0। देन सपोज मैंने मान लीजिए कि मैंने ए की वैल्यू जो है वो मैं लेता हूँ, मान लीजिए ए की वैल्यू मैं लेता हूँ 10 एंड बी की वैल्यू लेता हूँ मैं 5। तो देन अब आप लोग बताइए क्या क्या आएगा, इसकी वैल्यू, इसकी आउटपुट क्या आएगी। देन जब x का वैल्यू यहाँ पे निकालेगा तो 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 तो यहाँ पे हो जाएगी x की वैल्यू 5। एंड देन ये 5 क्या करेगा, यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा, 5 इज नॉट इक्वल टू 0, तो कर भैया कंडीशन तो ट्रू है, देन रिजल्ट बराबर a बाई एक्स, तो a की वैल्यू कितनी है 10 है एंड x की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 10 बाई 5 इट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब हम लोग ने क्या लिखा, अब हम लोग ने मान लीजिए अब मैंने दे रहा हूँ a बराबर 10 एंड b बराबर भी 10। देन अब क्या होगी x की वैल्यू,
अब होगी आपकी x की वैल्यू a माइनस बी यानी 10 माइनस 10 बराबर 0। तो अब तो x की वैल्यू 0 हो गई। तो अब जब x की वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ पर तो ये कंडीशन फॉलो नहीं, और हम लोग का रिजल्ट क्या आना चाहिए, रिजल्ट आपका आना चाहिए a बाई एक्स। हमको तो रिजल्ट तो a बाई एक्स ही चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे तो कंडीशन फॉल हो गई। एंड देन जब a बाई एक्स हम लोग यहाँ पे निकालते तो क्या आता, a की वैल्यू कितनी आती, a की वैल्यू तो हमारी 10 है एंड 0, तो ये तो अनडिफाइंड हो गया। तो जब ये एक्सेप्शन एक आ गया, दिस इज द एक्सेप्शन एट द टाइम ऑफ रन टाइम एरर। तो जब रन टाइम एरर में एक्सेप्शन आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, इफ के कंडीशन जो है यहाँ पर ये तो फॉल्स हो गई, देन एल्स पे जाएंगे। जहां पर एरर आया है उसको हम लोग थ्रो कर देंगे एंड उसके बाद क्या करेगा, थ्रो एक्स। फिर उसके बाद कैच क्या करेगा, उस एक्सेप्शन को कैच करेगा, इंटीजर टाइप का आई एक वेरिएबल ले लिए। उसके बाद फिर सी आउट के बाद एक्सेप्शन कॉट मतलब एक्सेप्शन को पकड़ लिए। उसके बाद फिर एक्स और फिर उसको डिस्प्ले कर दी, एक्स की वैल्यू कितनी थी, आई थी 0। देन यहाँ पर सी आउट एंड देन रिटर्न 0। अब हम लोग मान लीजिए इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, 20 और 15 लिए तो क्या आया 20 और 15, तो 20 माइनस 15 दिस विल बी द वैल्यू ऑफ 5। एंड जब यहाँ पे चेक किए 5 इज नॉट इक्वल टू 0, सही है। तो a बाई एक्स, ए की वैल्यू कितनी है 20 है, तो 20 बाई 5 आउटपुट आ गया 4। लेकिन अगर 10 बाई 10 और 10 कर देंगे 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर रन टाइम एरर आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ये यूज हुआ कैच और थ्रो का। देन अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। अब हम लोग क्या आता है, एक्सेप्शनल हैंडलिंग कैचिंग बेस एंड डिराइव्ड क्लास एज एन एक्सेप्शन इज जस्ट लाइक बेस एंड डिराइव्ड क्लास आर जस्ट लाइक ए सिंपल इनहेरिटेंस if both base and derived classes are caught as an exception। अगर दोनों base और derived class दोनों अगर exception, दोनों में exception पाए जाते हैं या दोनों में exception है, तब क्या होता है कि जो derived class होता है वो पहले डिस्प्ले होता है as compared to base class। so catch block of the derived class must appear before the base class। if we put the base class first then derived class catch ब्लॉक विल नेवर रीच। फॉर एग्जाम्पल, जो अभी मैंने एग्जाम्पल अभी देने वाला हूँ, जब अगर आप बेस क्लास को फर्स्ट पुट करेंगे, पहले पुट करेंगे, मतलब कैच का भी होता है ना, जैसे कैच हम लोग ने बेस क्लास कर दिया फिर डिराइव क्लास कर दिया, तो जब हम लोग जो कैच है उसमें सबसे पहले बेस क्लास को करेंगे तो फिर जो डिराइव क्लास है वो, जैसे मान लीजिए जो पहला हम लोग का होगा बेस क्लास वहीं तक रीच होगा कैच। उसके बाद जो बेस क्लास का डिराइव क्लास होगा उसको फिर वहां पर ब्लॉक विल नेवर बी रीच, वहां पर रीच नहीं करेगा वो। देन हम लोग का मान लीजिए एग्जांपल आ गया, एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ। इंक्लूड iostream.h, ये हेडर फाइल फिर से आ गया। यूजिंग नेमस्पेस एचटीडी क्लास बेस टाइप का मैंने क्लास डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद क्लास डिराइव पब्लिकली, मैंने क्लास को डिराइव किया एंड पब्लिकली फ्रॉम बेस में जितने भी डेटा टाइप्स होंगे मैंने उसको अभी लिखे नहीं, इसमें जितने भी डेटा टाइप्स होंगे वो सारे डिराइव हो जाएंगे पब्लिकली फ्रॉम डिराइव। मतलब इसकी जितने भी डेटा मेंबर्स होंगे पब्लिक में होंगे, मेंबर फंक्शन होंगे, वो सारे एक्सेसिबल होंगे डिराइव क्लास में। ठीक है, तो अब मेन फंक्शन में आ जाओ, डिराइव डी। उसके बाद हम लोग ने क्या कर दिया, ट्राई थ्रो डी। अब इसको डी को थ्रो कर दिया, डी को जब हम लोग ने थ्रो कर दिया तब अब यहाँ पे दो कैच आ गए। मैंने बताया था ना ट्राई वन और मोर कैच को हैंडल कर सकता है, तो ट्राई एक है लेकिन कैच कितने, दो हैं। तो कैच में बी बेस बी है एंड देन डिराइव डी है। तो सबसे पहले जो प्रिंट होगा क्या, कैच कॉट बेस एक्सेप्शन, और जो ये डी वाला डिराइव है ये प्रिंट नहीं होगा। दिस कैच ब्लॉक इज नेवर बी एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट नहीं, क्योंकि एक ट्राई डी किया तो जब ट्री किया तो मैंने बताया कि जो पहला है वो पहले प्रिंट होगा, यानी बेस है तो ये पहले प्रिंट हो जाएगा कॉट बेस एक्सेप्शन। उसके बाद अब इसको सही करने के लिए इसको रिवर्स करना होगा। जब इसको रिवर्स कर दोगे तो दोनों प्रिंट होगा। देखो, इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द कैच स्टेटमेंट देन बोथ कैच स्टेटमेंट बिकम रीचेबल फॉलोइंग मॉडिफाई स्टेटमेंट प्रिंट कॉच डिराइव एक्सेप्शन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंक्लूड iostream.h यूजिंग नेमस्पेस एचटीडी क्लास डिराइव, ये सब तो उसी तरह है पहले वाला। देन हम लोग ने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे हम लोग कर दिया कैच डिराइव डी। यहाँ पे पहले क्या था, कैच बेस बी था, लेकिन अब हम लोग ने क्या कर दिया, डिराइव बी। तो जैसे ही डिराइव बी जब अगर हम लोग का वो होगा आउटपुट, तो ऑटोमेटिकली कॉट बेस एक्सेप्शन, क्योंकि हम लोग का जो कैच होता है वो सीक्वेंसली होती है,
सीक्वेंसली ऑर्डर मतलब सीक्वेंसली एग्जीक्यूट होती है, जो भी कैच होती है वो पहले सीक्वेंसली होती है। तो सबसे पहले हम लोग का डी एग्जीक्यूट होगा एंड देन उसके बाद बी, पहले वाले में नहीं एग्जीक्यूट हो रहा था। देन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।